नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास में देखा कि मैंने किस प्रकार से आपको छंद की चर्चा की थी, छंद पढ़ाने की कोशिश की थी। मैंने आपको ये बताया था कि मात्र छंद में कितने प्रकार के छंद होते हैं और आप सभी ने बहुत ही आनंदपूर्वक उसको पढ़ने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। आज ये लास्ट वीडियो है छंद का। मैं आज छंद को ख़त्म कर दे रहा हूँ। जो आपके 3, 4, 5 छंद बचे हैं जिसमें आप पढ़ेंगे आज गीतिका, हर गीतिका, उल्लाला और छप्पा। ये 4 प्रकार के छंद आज आप पढ़ने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं, लेकिन आपको जानना अति आवश्यक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा ये भी क्यों ही छोड़ दिया जाए। वैसे तो वहाँ तक तो छंद पूरा हो गया था, लेकिन मैंने सोचा ये 4 जो एडवांस लेवल के हैं ये भी आप लोग पढ़ें, ताकि जब भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको आनंद आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें हमें क्या कराई जा रही हैं, क्या बताई गई हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए तो आप इनका भी जवाब बड़ी ही सरलतापूर्वक दे पाएँ। तो उसी के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो सबसे पहले जो हमारा छंद रहने वाला है गीतिका, और इसी का एक बड़ा भाई कह सकते हैं हरिगीत का। होता इसी की तरह है, कैसे होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ज़रा ध्यान से देखें और समझें, और जो भी ना समझ में आए उसको कमेंट में पूछें। देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम कहानी, हमने पिछली क्लास में एक कुंडलिया पर समाप्त की थी। हमने आपको बताया था जब कुंडलिया छंद होता है वो दोहा और रोला से मिलकर के बना होता है। पहले दोहा होता है, फिर रोला होता है। मैंने कहा था जो कुंडलिया होता है उसको अंधा भी देख के बता सकता है, कैसे? तो आपने कहा था सर जी जो पहला शब्द होता है कुंडलिया का वही आखिरी शब्द होता है, मतलब जिस शब्द से कुंडलिया शुरू होता है उस शब्द से कुंडलिया खत्म होता है। और दोहे का जो चौथा चरण होता है वो रोले का प्रथम चरण बनाता है। इस हिसाब से कुंडलिया छंद बहुत ही अच्छा छंद होता है। अब क्योंकि कुंडलिया छंद 2 छंदों से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको संयुक्त छंद भी कहा जाता है। ये भी बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा, ठीक है। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, और हम पढ़ेंगे गीतिका। तो देखिए गीतिका और हर गीतिका में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझें गीतिका जो होता है ये भी एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती है। बस इतनी सी बात हमको याद रखनी है। हमें सबसे पहली बात याद रखनी है इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, और फिर हमें याद रखनी यति कितने में होती है। फिर याद रखो सम है या विषम या अर्धसम, तो ये सम्मात्रिक छंद है। बात समझे ना? तो समझने के लिए आपको लिख के समझना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? यह एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद है। यूजुअली सब में कितने चरण होते हैं, तो इसमें भी कितने होंगे? इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण कितनी कितनी मात्राएं? तो आप कहेंगे प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। और यति कहाँ पर होती है? यति इसमें लिखना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यति से कई बार क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लिखेंगे 14 एवं 12 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। तो आप ये समझ गए कि यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं तथा 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। ऐसे ही सेम कुछ हर गीतिका छंद होता है, बस उसमें यहाँ पर मात्राएं 26 की जगह 28 हो जाती हैं, और यहाँ पर 14, 12, 26, तो ऐसे 16 और 12, 28 करने की कोशिश करता है। बस इतना सा उसमें अंतर होता है। अब मेन बात आती है कि सर इसके हम एग्जाम्पल हमने कभी देखे नहीं, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में तो कभी आया ही नहीं है। आपने कविता सुनी होगी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वेद व्रतधारी बने। तो वही लाइन इसमें लिख देनी है आपको, और वही जो लाइन है उसको ही इसके उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, जानते हैं और बोलते हैं। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण प्यारे बच्चे है, हे प्रभु आनंद दाता
हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ठीक है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, चारी बने। और अगली वाली लाइन है धर्म रक्षक वेद व्रत धारी बने। तो आप सब जानते हैं, तो इसलिए ये लाइन बड़ी फेमस है, इसलिए मैं पूरा इसको नहीं लिख रहा हूँ, यहीं तक मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ। तो यह बस आपको कितना याद रखें, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक मात्रा, बस इसकी मात्राएं जरूर याद रखिएगा। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतिका और हर गीतिका में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए याद रखिएगा हमेशा। इसमें मात्राएँ आपको जरूर याद रखनी है। और एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम में एक बार पूछा गया है, विगत वर्ष की परीक्षाओं में जो पूछा गया है वो ये वाला है, वो ये पीसेस में पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया है, आपसे आश्रम पद्धति में पूछा गया है। तो आप याद रखें। और आपके कभी कभी क्या होता है कि रीड में भी पूछा गया है एक आध बार, तो याद रखिएगा कि ये होता है हे प्रभु आनंदाचा ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वेद व्रत धारी बने। तो अब याद रखिएगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बात करते हैं हरि गीतिका की। ठीक है, तो आपने कहा सर बिल्कुल हमको समझ में ये बात आ गई है। अब हम आगे जो बच्चे बात करने वाले हैं वो इसी के बड़े भाई की बात करने वाले हैं या बड़ी बहन की बात करने वाले, जो भी आप कहना चाहें, ताकि आपके दिमाग में ये बातें लंबे समय तक टिकें। तो आप कह सकते हैं कि अब हर गीतिका के, इसीलिए देखो हर गीतिका भी केवल पढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये सीक्वेंस बना लिया जाता है कि पहले गीतिका पढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर हर गीतिका पढ़ाएंगे। दोनों सम्मात्रिक छंद हैं। अब इसके बाद में जो बात हमारी आती है वो आती है हरि गीतिका पर। ठीक, देखो हरि गीतिका छंद क्या होता है। हरि गीतिका छंद में याद रखना है कुछ नहीं, यह भी एक सम्मात्रिक छंद होता है। अगर गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे 28 मात्राएं होती हैं। उसमें 14 और 12 पर यति होती है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें 16 और 12, भाई 2 बढ़ गई तो 2 यति में आगे बढ़ जाती हैं। 14 12 तो 16 12 हो गई, 26 16 14 12 26, ऐसे 16 12 28 ऐसे हो जाता है। बाकी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 28 मात्राएं होती हैं। और इसके उदाहरण की हम चर्चा कर लेंगे। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? तो कहा बिल्कुल समझ गए। तो मैं लिख देता हूँ, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा 16 एवं 12 पर क्या मतलब 12 मात्राओं पर, याद रखिएगा 12 पर क्या आती होती, 12 मात्राओं 12
मात्राओं पर यति या विराम होता है। तो यति या विराम होता है कितने पर? 16 और 12 पर। जैसे आपको गीतकम देखें, यहाँ पर 26 थी तो यहाँ पर 14 और 12 लिख दिया गया। यहाँ पर 28 हैं तो यहाँ पर 16 12 याद कैसे रखेंगे? देखो, हर गीतिका बड़ा होता है। जब हर गीतिका बड़ा भाई है तो भैया इसमें 28 28, गीतिका छोटा होता है तो इसमें 26 26। समझ गए ना भाई? हर ही 2 शब्द बढ़े तो 2 मात्राएं बढ़ गई, 2 शब्द कम हुए तो 2 मात्राएं कम हो गई थी। ऐसे यति में यहाँ पर 16 थी, यहाँ पर 16 हैं, वहाँ पर 14 थी। समझे कि नहीं? तो आप कहेंगे सर जी हमें बिल्कुल बात समझे कि ये ज़्यादा कठिन वठिन है नहीं, काम हमारा चल जाएगा। तो हमने कहा बेटा ये लो, आप लोग एग्जाम्पल देख लो। आपने कहा सर बिल्कुल बता दीजिए एक एग्जाम्पल। तो कहते हैं एग्जाम्पल में है, कहती हुई यूं उत्तरा के, सुनिएगा, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों, दूसरी लाइन है, हिम के कणों से पूर्ण मानो, कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। ठीक, तो ये वाली लाइन इतनी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यही एक बार एग्जाम में पूछी गई है एक बार कि बताइए निम्न में से हरि गीतिका का उदाहरण। तो आपने कहा कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जब एग्जाम का दौर चलेगा, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चे, सारे के सारे मैं यहीं पर आपको लिखाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो हरिगीतिका के हो, चाहे वो दोहा का हो, चाहे वो कुंडलिया का हो, किसी का भी प्यारे बच्चे हो, मैं सारी की सारी चीज़ें यहीं पर आपको लिखाने की कोशिश करूँगा। इसलिए अभी आप परिभाषा पे फोकस करिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करिए, इसके यति पर फोकस करिए, और एक आध जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया होता है, उसको ही मैं लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपकी बड़ी खासी मदद होती रहे। समझे कि नहीं? तो आपने कहा अगर बिल्कुल समझ गए, ये हमको बात पूरी समझ में आ गई है, तो आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हो गया? देखो, एक प्यारे बच्चे बहुत ही बढ़िया सा जो जैसे कि दोहा होता है, तो एक और अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है प्यारे बच्चे, जो बहुत ही पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, कम से कम नहीं है तो कुछ उसकी यति ही पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि ये जो हमारा जो छंद होता है ये कौन सा होता है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ। एक आपने छंद नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चे मेरी तरफ से पढ़ लीजिए। एक छंद का नाम होता है, यहाँ पर बीच में लिखता हूँ, उल्लाला। क्या नाम होता है? तो आप कहेंगे उल्लाला छंद। अब जो उल्लाला छंद होता है ये एक अर्धसम्मात्रक, ध्यान से सुनिएगा, याद कितना रखना है। उल्लाला एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। जैसे आपने दोहा में पढ़ा था कि विषम चरणों मानी प्रथम और तृतीय, सम चरणों यानी द्वितीय व चतुर्थ। अरे भाई 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी सम विषम का मैटर तो होगा ना। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा। तो अगर सम विषम का मामला होगा प्यारे बच्चे, तो इसके जो सम चरणों पर 15-15 और विषम चरणों पर 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बहुत सारे लोग दोनों को 15 और 13 मिला के 28 कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको डिफरेंस कैसे रखना और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कितनी बातें, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों द्वितीय व चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। इतना आपको सिर्फ याद रखना है और एक इसका एग्जाम्पल याद रखना है। फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यह एक अर्धसम। कैसा है? यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है
इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों, मैंने क्या कहा, विषम में ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो आपने कहना है कि विषम में हमको पहला व तीसरा, प्रथम व तृतीय, पहला व तीसरे में 15-15 मात्राएं तथा समचरणों तृतीय व चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। लिख लिया? तो आपने कहा सर बिल्कुल, यहाँ तक तो बात हमको बिल्कुल पल्ले पड़ गई है, समझ में आ गई, हमको कोई समस्या नहीं है। आप उदाहरण बताइए। मैंने कहा उदाहरण भी देखो बेटे, देखो क्या होता है उदाहरण। सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम, सब भांति सुशासित हो जहां, सुशासित हो जहां समता के सुखकर नियम। पहली लाइन, तो यहाँ पर सब भांति सुशासित हो जहाँ, यहाँ पर कॉमा है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये पहला और ये दूसरा, क्योंकि इसमें 15 लाइन इसलिए देखो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसमें 13 लाइन इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। सब भांति समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। जो ये देखो एग्जाम्पल है इसका, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। देखो क्वेश्चन कैसे एक बार आया था। देखो अगर हम बात करें 15 और 13, यहाँ मान लो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 13 है, भाई कितनी यहाँ पर मात्राएं आएंगी, तो आप कहेंगे सर जी इसके विषम चरणों पर 15, विषम चरण ये होते हैं 15-15, और यहाँ पर कितनी आएंगी 13-13। मैं कहूँ प्यारे बच्चे जरा मिला के बता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जी मिला के तो 28 हो गई हैं। भाई देखो 15 और 13 कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर जी 15 और 13 हो जाएंगे 28। बात भी बिल्कुल सही है। जब 15-13 प्यारे बच्चे 28 हो जाएंगे, तो क्वेश्चन की वैरायटी समझो कैसे आया था, एग्जाम में आया था कि वह ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, बताओ कौन सा है। उल्लाला। ये अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा सम्मात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं, तो आप क्या कहेंगे, याद करिए सम्मात्रिक छंद 28 मात्राएं, अभी अभी पढ़ा है हरिगीतिका। कौन सा, हरिगीतिका। याद रखेंगे, तो हमने कहा सर बिल्कुल याद रखेंगे। तो अगर अर्ध सम्मात्रिक में 28 तो उल्लाला, सम्मात्रिक में 28 तो हरिगीतिका। इतना सा क्वेश्चन याद रखना है आपको, जो फंसा देता है कभी कभी, और बाकी इसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको आप याद ही रखेंगे। लिखिए फटाक से। लिख लिया? देखो अब जो हमारा आज का लास्ट है और बहुत ही प्यारा सा है, बस इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा। बस इसके बाद में आपके जो आज जो प्रकरण है ये छंद का, ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो लास्ट है आज का, तो बड़ा ध्यान से देखिए। उसके बाद में हम आगे जो चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं शब्द विचार पर। हम लोग शब्द विचार करेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ेंगे, मैं अभी इसी को तुरंत बात बता देने वाला हूँ ताकि आप लोग तैयार होकर बैठ जाएंगे। शब्द विचार में अभी हमको क्या करना है देखिए। तो अब जो लास्ट है हमारा उसको हम कहते हैं छप्पय छंद। क्या है? छप्पय छंद। ठीक। अब हमारा लास्ट बचा है छप्पय। तो जैसे कि अभी आपने कुंडलिया में पढ़ा था, कुंडलिया और छप्पय लगभग भाई भाई होते हैं। कुंडलिया में आपने पढ़ा कि पहले दोहा और फिर रोला होता है, इसलिए उसको संयुक्त छंद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ
यहाँ पर पहले एक रोला होता है और उसके बाद में एक उल्लाला छंद होता है। क्या होता है? उल्लाला। तो बताओ, पहले रोला और उल्लाला है, तो क्या प्यारे बच्चे इसको आप संयुक्त छंद नहीं कह सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकता हूँ, इसलिए इसको कहते हैं हम संयुक्त छंद। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैसे बनता है, रोला। याद रखिए कि सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले के 4 चरण होते हैं रोले के और आखिरी के 2 चरण होते हैं किसके? तो आप कहेंगे आखिरी के 2 चरण होते हैं उल्लाला के, इसलिए इसमें कितने चरण होते हैं? 6। ये कैसा है? तो हम परिभाषा लिखते हैं, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, पहले सुन लीजिए। यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा आखिर के 2 चरण उल्लाला के होते हैं, और ये विषम मात्रिक है। समझ रहे हैं ना? यह विषम मात्रिक है, तो इसमें मात्राओं की गणना तो हम करते ही नहीं है। यह एक संयुक्त छंद है क्योंकि यह रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। बस बात इतनी सी है। तो आप लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखना है? लिखना है यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण, इसमें 6 चरण होते हैं। फिर आगे, यह एक संयुक्त छंद है, यह एक संयुक्त छंद है। क्यों संयुक्त छंद है? क्योंकि इसके प्रथम के 4 चरण, इसमें प्रथम 4 चरण रोला, प्रथम 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो छप्पय होता है, छप्पय इज इक्वल टू रोला प्लस उल्लाला। ये समझे कि नहीं समझे? तो आपको कितना याद रखना है? यह विषम मात्रिक, सबसे पहली बात याद रखना है विषम मात्रिक है। कितने चरण? 6 विषम मात्रिक 2 ही हैं, कुंडलिया और रोला, दोनों में कितने कितने चरण? तो आप कहेंगे 6 चरण। और आप जानते हैं कि ये किसी से मिक्स होकर बनते हैं, तो दोनों को कुंडलिया हो चाहे छप्पा हो, दोनों को हम कहते हैं संयुक्त छंद कहते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। संयुक्त छंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सम और एक अर्धसम से मिलकर बनता है, और एक सम और एक अर्धसम मिलेगा तो ना तो पूरा मतलब सम हो पाया, ना ही पूरा विषम हो पाया। तो आप कहेंगे ये ना ही पूरा अर्धसम ना ही पूरा सम, तो आप कहेंगे विषम हो जाता है। 6 चरण होते हैं दोनों में, कुंडलिया और रोलन दोनों 6 चरण, बाकी सब में 4 ठीक। काहे से इसे सीक्वेंस क्या होता है? रोला प्लस उल्लाला होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर इसका हम उदाहरण लिखा दें और बात यहीं पर समाप्त कर दें। ठीक है, लिख लिया? क्योंकि इसमें 6 होते हैं इसलिए इसको मुझे साफ ही करके लिखना पड़ेगा। आपने फटाक से स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, बस इसका आप उदाहरण थोड़ा सा याद रखेंगे, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, बाकी सब आपको आता ही है। और जो भी मैंने लिखा है इसके प्रॉपर सभी लोग नोट्स बनावें और नोट्स बना के प्रॉपर अध्ययन करने की कोशिश करें। मेरा यकीन है, आप भी मेरा भरोसा माने कि हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। हिंदी में छंद संबंधी समस्या आपको कभी भी जीवन में नहीं आने वाली है। अगर आपने नोट्स बना के रख लिए हैं, आप उनको नियमित रिवाइज करते हैं, तो आप और भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? देखिए, देखो उदाहरण होता है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदलें मन में मुख में
जहाँ स्वतंत्र विचार न बदलें मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबल निबलों के सुख में। फिर अगले क्या है, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में। फिर है, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, ये वाह लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, है ना, कोई भ्रमित ना हो जाए। अवसर हो शांतिदायिनी निशा, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। अब उसके बाद देखो ये 4 लाइनें हो गई, 4 लाइनों में रोला आ गया है। अब 2 लाइनें उल्लाला की, जो अभी आपने उल्लाला पढ़ा था, क्या सब भांति सुशासित हो जाए, तो लिल्लू वही लिख देना है, सब भांति सुशासित हो, जहाँ सुशासित हो, जहाँ समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। इस प्रकार से देखो 6 लाइनें हो जाती हैं। जहाँ अब देखो इसका थोड़ा सा मतलब भी समझ लेंगे, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। जब अच्छी बात कोई भी आती है तो मैं उसका अर्थ जरूर बताता हूँ। लिखा है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदलें मन में मुख में, जहाँ के लोगों के अंदर, जहाँ के नागरिकों के अंदर में स्वतंत्रता के विचार न बदलें, उनको लगे कि हमारी स्वतंत्रता है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, जो निर्बल हैं उनके सुख में, उनकी खुशी में, जो सबल हैं वो बाधक ना बने, बल्कि उनकी खुशियों पर शरीक हों, उनकी खुशियों पर खुशी हों, बल्कि बाधक ना बने। सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, हर व्यक्ति को निज उन्नति मतलब खुद की उन्नति करने का जहाँ समान अवसर उपलब्ध हो। आपको स्वतंत्रता हो कि आप कोई व्यापार कर सकते हैं, आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा देश। शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, जब ऐसा जहाँ पर देश होगा, वहाँ पर जब रात आएगी तो व्यक्ति जब दिन भर काम करेगा तो शांति से सोएगा, हर्ष सूचक वासर हो। सुबह जब जगे व्यक्ति तो उसको खुशी हो कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, हमें खुशी है। फिर लिखा हुआ है, जहाँ सब भांति सुशासित हो, जहाँ समता के सुखकर नियम। कहते हैं हर प्रकार से जहाँ सुखकर नियम सुशासित हो, मतलब अपने ऊपर खुद का शासन हो। कहता है उसी स्वशासित देश में, बस उसी ऐसे देश में हे प्रभु हमको पैदा करना। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम आगे की बात करें। हो गया? तो आज हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ से प्रकरण समाप्त होता है छंद का प्रकरण आज से यहाँ से समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चे। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आप अविकारी और विकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे, उस पर आप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, उसके बाद में आप अव्यय पढ़ते जाएंगे। आप उसके बाद में आप जब नीचे पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। संज्ञा के ही पार्ट होते हैं लिंग, वचन। फिर आप पढ़ेंगे विदेशी भाषा, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आप नीचे तक जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोला तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक जो भी मैंने छंद पढ़ाया उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। जितना मुझे आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे आता है, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैं सारा का सारा आपके सामने डिलीवर करता हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी शायद ठीक ठाक है, जिससे कि काम चल ही जाता है।
और आप लोगों तक जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो पहुँच ही जाती है। तो इन्हीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में मिलूंगा शब्द विचार के साथ में। आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर आइए और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब पढ़िए। उसके बाद में मैं रचनाओं पर भी बातचीत करूंगा, मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी बातचीत करूंगा। मैं आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं हिंदी का जो पेडागॉजी उस पर भी विचार करना शुरू करूँगा। अभी जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए, बाकी फिर आगे बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।